Good afternoon, everyone. क्या आप सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले वाई टाइप करें। इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली सो प्लीज टाइप वाई। राइट, बहुत अच्छे। क्या वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है? वीडियो क्लियर दिख रहा है? अगर वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है सो प्लीज टाइप वाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आपको प्रेजेंटेशन पीपीटी क्लियर दिख रहा है? स्लाइड क्लियर दिख रहा है? ऑल राइट, वॉइस चेक, वीडियो चेक, प्रेजेंटेशन चेक, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर चुके थे और आज उसी के आगे की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है मोल कंसेप्ट, वो ढेर सारे न्यूमेरिकल से भरा हुआ है और इस चैप्टर का जो मजा है और वो जो इंटरेस्ट है वो न्यूमेरिकल में ही है। तो आज हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे और ये न्यूमेरिकल का सिलसिला अगले कई क्लासों तक चलता रहेगा। राइट, सो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ आपको रूल्स बता दूं, कुछ नियम बता दूं न्यूमेरिकल्स करने के लिए, और प्लीज आप सब उसे फॉलो करें। ठीक है? जैसा कि हम लोग क्लास के बाद में हैंडआउट शेयर करते हैं। ठीक है? तो हैंडआउट में जब आज हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। जब आप न्यूमेरिकल्स करें तो क्वेश्चंस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सवालों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सवाल को सॉल्व करें। यू डोंट नीड टू राइट क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक, जस्ट सॉल्व इट। ठीक है? और आप सभी अटेम्प्ट करें। मैं जो प्रॉब्लम्स का सिलेक्शन करता हूं ना, वो ऐसे होते हैं। प्रॉब्लम सिंपल होते हैं लेकिन फिर भी बच्चा उसमें गलती करता है क्योंकि मैं उन कंसेप्ट सवाल को उठाता हूं जहां पर उसके कंसेप्ट, जहां पर वो अक्सर गलती करता है। तो आपको अपनी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करना है और सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। राइट? सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को सवाल अटेम्प्ट करना है, आप सभी को आंसर देना है। ठीक है? तो फिलहाल सबसे पहले हम वो बात कर लें, हम कल क्या पढ़ रहे थे। ठीक है? तो आगे बढ़ने के पहले अपन कल की बात कर लें। कल अपन ने डिस्कस किया था मोल होता क्या है। ये कल की क्लास का है। ठीक है? 2 मिनट लूंगा, मुझे उम्मीद है आप सबने रिवाइज किया होगा। कल अपन ने डिस्कस किया था मोल क्या होता है, किस प्रकार से हमने पता किया कार्बन 12 एटम के 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। मोल और मोल पे बात करी थी, मोल कितना बड़ा नंबर है, फील ऑफ मोल। मोल को समझा था तो मैंने आपको यहाँ पे दो कंसेप्ट बताए थे। एक, दुनिया में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वेट होता है उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है ग्राम में, या अगर किसी सब्सटेंस का वेट उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है ग्राम में, तो आपको समझ जाना है वो 1 मोल है। दूसरा, मैंने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया था कि भाई कितने सारे मोल निकालने के फॉर्मूले हैं। जैसा डाटा दिया होगा वैसा मोल निकालने का फॉर्मूला होगा, वेट के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में। फिर सवाल आया सर एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास मेजर कैसे करें। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में रखनी वो ये कि एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास ही होता है। जिसे आप एटॉमिक मास जानते हैं, आपसे पूछा गया नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है तो आप सब कहते हैं 14 mu। मेरा कहने का मतलब है जो आप जानते हैं, जिसे आप एटॉमिक मास कहते हैं, वास्तव में वही रिलेटिव एटॉमिक मास है। जिसे आप मॉलिक्यूलर मास कहते हैं एएमयू में, वास्तव में वही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये नहीं लिखा हो, सिंपल आपसे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास पूछा हो, तो आंसर आपका एएमयू में ही जाएगा। अगर सवाल ने एक्चुअल एटॉमिक मास या एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास पूछना है तो वो सवाल में लिखेगा और तब आपको बताना होगा एक्चुअल एटॉमिक मास या एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ग्राम में या 1/Na के फॉर्म में। तो मैंने यहां पे आपको बताया था किस प्रकार से 1 AMU की वैल्यू ग्राम में कितनी होती है। राइट? फिर अपन आ गए थे कि एटॉमिक मास जो है बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास है, और जब भी एक्चुअल मास होगा उसे हम किसमें लिखेंगे, ग्राम में। ये था हमारा कल का लास्ट क्लास। राइट? आज स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट लेक्चर 2। ठीक है? तो जैसा कि मैंने कहा यहां पे कुछ नए नए टर्म्स आ रहे हैं, तो उन्हीं टर्म्स के सिलसिले में एक नया टर्म्स हमारे सामने है, ग्राम एटॉमिक मास। जो नया टर्म्स है दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है? एटॉमिक मास को जब हम लिख देते हैं ग्राम में,
एटॉमिक मास को जब हम लिख देते हैं ग्राम में, वही कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को जब हम लिख देते हैं ग्राम में, वही कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। सवाल है सर, आखिर एटॉमिक मास को हम क्यों लिख देते हैं ग्राम में? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 AMU। अगर इसे हम लिख दे ग्राम में 14 ग्राम, तो यही इसका है ग्राम एटॉमिक मास। सर, इसे हमने ग्राम में क्यों लिख दिया, या ये ग्राम में क्यों लिखा जाता है? ठीक है, तो देखिए यार, एक एटम, ये एक एटम है। एक एटम का जो मास है वो AMU में है। मुझे उम्मीद है आप सब ध्यान से सुन रहे हैं, लिसन केयरफुली। ये एक एटम है, एक एटम का मास AMU में लिखा जाता है। मान लीजिए मेरे पास Na एटम है। कितने एटम है? Na एटम। तो अब जब Na एटम है, तो इतने एटम का मास कितना होगा, राइट? तो इसको मैं ऐसे कह रहा हूं कि एक एटम का मास है 14 AMU। अपने को पता करना है एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल एटम, है ना? अपने को पता करना है 1 मोल एटम का मास। तो एक एटम का मास कितना है? 14 AMU। तो 14 इंटू 1 AMU इंटू Na। क्यों? क्योंकि हम किसका पता कर रहे हैं? 1 मोल का। ये हो जाएगा 14 इंटू 1 AMU। 1 AMU को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम में, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बोलो हाँ यार, इसकी कोई यूनिट नहीं है। इसकी यूनिट क्या है? ग्राम। ये महज एक नंबर है, मतलब जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा यूनिट तो ग्राम ही आएगी। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे आता है एक जादू, यहाँ पे आता है एक मैजिक। जब आप इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना बच्चों, तो ये बन जाता है 1, ये बन जाता है 1। तो कहीं ना कहीं ये लिखा है 14 ग्राम। मतलब जो ग्राम एटॉमिक मास है, जो ग्राम एटॉमिक मास है, वो 1 मोल एटम का मास है। और जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि 1 मोल एटम का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर ही होता है, लेकिन ग्राम में। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होता है, लेकिन ग्राम में। तो जब कभी ग्राम एटॉमिक मास लिखा है, इसका मतलब है कि वो 1 मोल का मास लिखा है। जब कभी ग्राम एटॉमिक मास लिखा है, इसका मतलब वो 1 मोल का मास लिखा है, या 1 मोल का मास ग्राम एटॉमिक मास ही है, या 1 मोल का मास ग्राम में लिखा जाएगा और वो उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, लेकिन ग्राम। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी मॉलिक्यूल का CO2 H2O, अगर एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, तो इसका मास कितना होगा बच्चों? AMU में। इसका मास कितना होगा बच्चों? AMU में। इसका हो गया 44 AMU, इसका होगा 18 AMU। लेकिन अगर कभी ये मॉलिक्यूल 1 मोल होगा, लेकिन अगर कभी ये मॉलिक्यूल 1 मोल होगा, तो अब इस मॉलिक्यूल का मास AMU में नहीं ग्राम में होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं 1 AMU इंटू Na होता है 1 ग्राम। 1 AMU इंटू Na होता है 1 ग्राम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। 1 AMU इंटू Na होता है 1 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब ग्राम में लिख दें, इसका मतलब है उसे हमने किस में लिखा है? 1 मोल में। ठीक है, तो एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर कैसे करें, एमयू क्या है, एमयू का मतलब क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, मैंने इन सभी बेसिक वर्ड्स पे एक एक बार बात करी है। आपको पता तो होता है, लेकिन आप कंफ्यूज होते हो। जब आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखते हो, तो लिखते हो वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट की जगह आप लिखते हो 18 ग्राम। जाने अनजाने में अगर कोई आपसे पूछ दे कि बेटा आपने यहां ग्राम क्यों लिखा, एमयू क्यों नहीं लिखा, तो आप बता नहीं पाते। तो याद रखिएगा, जब हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले लिखते हैं, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, तो यहां पे जो मॉलिक्यूलर वेट लिखा जाता है, जो एटॉमिक वेट लिखा जाता है, सच में वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, सच में वो ग्राम एटॉमिक वेट है। इज दिस क्लियर? राइट? तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स। हम आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स पे बात करने के पहले मैं आपको यहां पे 2 टर्म्स बता दूं जो अक्सर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है। मैं कहूंगा ये जो स्लाइड है, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और आपको याद होनी चाहिए ये सारी बातें। ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, टर्म्स फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कभी कभी हम लोग लिख देते हैं 1 ग्राम एटम, तो बच्चा सोचता है एटम का 1 ग्राम है। नहीं,
ये एटम का 1 ग्राम नहीं है। अगर सवाल को बोलना होगा कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज का 1 ग्राम है, तो सवाल लिखेगा, सवाल कहेगा 1 ग्राम ऑफ एटम। ये ऑफ नहीं लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? 1 ग्राम एटम। और 1 ग्राम एटम है तो आपको समझ जाना है ये 1 मोल एटम है। ठीक उसी प्रकार से अगर लिखा मिले 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब है 1 मोल मॉलिक्यूल। अगर सवाल को बताना होगा कि उसका वेट 1 ग्राम है, उसका वेट 1 ग्राम है, तो वहां लिखा जाएगा 1 ग्राम ऑफ एटम या 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल या x ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। लेकिन अगर ग्राम एटम लिखा है या ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, तो आपको समझ जाना है वो वेट नहीं, वो मोल है। मैंने कहा x ग्राम एटम ऑफ फला फला फला, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, उस फला फला का x मोल है। क्लियर? तो ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल जो है ये मोल के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है? और अपने को रिलेशन याद रखना है 1 AMU into Na is equal to 1 ग्राम। क्या आप सब तैयार हैं खेला खेलने के लिए? खेला मतलब न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो शुरू करें न्यूमेरिकल्स। शुरू करें क्या? ठीक है, आप सबके पास, बहुत अच्छे, आप सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब सारे सवाल के सही जवाब देंगे। ठीक है, शुरू के सवाल बिल्कुल बेसिक होंगे, फटाफट आंसर आने चाहिए, धीरे धीरे सवाल थोड़ा लेंदी होते जाएंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का न्यूमेरिकल का सिलसिला। और आप सबके सामने स्क्रीन पे है पहला सवाल। पहला सवाल, मुझे तुरंत आंसर चाहिए। फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? जितने बच्चे ऑनलाइन हैं, यार कुछ बच्चे गलत जवाब दिए, मैंने 2 आंसर गलत देखे अभी तक, बाकी सारे सही है। 2 आंसर गलत है केवल, बाकी सारे सही है। 18 ग्राम नहीं, 18 ग्राम नहीं। ऑलराइट, बाकी सभी के सही जवाब है। बिल्कुल सिंपल सवाल है यार बेटा, रिलेटिव पूछा है आपसे, रिलेटिव पूछा है, वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। और आप याद करो, जब हम एएमयू में कहते हैं वही तो रिलेटिव होता है। सो व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? 18 एएमयू। 18 ग्राम का सवाल ही नहीं है। अगर आपने ग्राम में बताया 18 ग्राम, तो 1 मोल का मास है। क्लियर? क्लियर? 18 AMU। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अगले सवाल में तैयार रहे। अगले सवाल का आंसर मुझे आप सबसे चाहिए, बिल्कुल सही। और अगला सवाल है, व्हाट इज द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम? व्हाट इज द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम? एक ऑक्सीजन एटम है। ये तो मन में डाउट नहीं आए कि सर O2 है कि O है। यार मैंने लिखा हुआ है एटम। जब एटम लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे। जिन लोगों ने आंसर दे दिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं दिया सभी लोग सुनेंगे। अब आंसर टाइप नहीं करें, बस अब सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे। जैसा अपन क्लास में न्यूमेरिकल करते हैं ना, सबसे पहले सवाल लिखा, फिर आप सबने अटेम्प्ट किया, किया तो किया, नहीं किया तो ठीक है, रुक जाओ, अब टाइप मत करो, अब कॉपी की तरफ मत देखो, अभी ना देखो। व्हाट इज द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम? एक्चुअल बोला है, तो एक बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि भैया अपने को ग्राम में आंसर देना है। या तो ग्राम में आंसर दीजिए या 1/Na के फॉर्म में आंसर दीजिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कल कहा था 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24, इसे हम लोग 1/Na भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इन दोनों ही फॉर्म में आंसर दिया जाएगा। सवाल आपसे एक्चुअल पूछ रहा है। अगर इफ क्वेश्चन आस्क्ड, अगर सवाल हमसे रिलेटिव पूछा होता, तो जैसा अपन ने पहले सवाल किया था, ठीक है, जैसा अपन ने पहले सवाल किया था, वाटर केस में आंसर एएमयू में होता, तो आंसर होता 16 एएमयू। लेकिन सवाल रिलेटिव नहीं पूछा है, सवाल एक्चुअल पूछा है। एक्चुअल एटॉमिक मास। अक्सर बच्चे मुझसे डाउट पूछते सवाल में, सर ये O2 है कि O है? यार एटम लिखा है ना,
जब एटम लिखा है तो O2 सोचने का सवाल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो O2 है वो तो मॉलिक्यूल है, तो एटम तो एक सिंगल O की बात हो रही है। तो एक्चुअल एटॉमिक मास क्या हो जाएगा ग्राम में? 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24, या तो इसे आप कह सकते हैं 16/NH ग्राम। क्लियर है क्या? एक बच्चे ने मैसेज किया है, सर आई एम अनेबल टू सी द स्क्रीन। बेटा जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है प्लीज अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को रिफ्रेश करो, ठीक है? ऑलराइट, ये थे दो बेसिक सवाल। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से गहरी सांस लेंगे और अगले सवाल का जवाब मुझे बिल्कुल सही चाहिए। बिल्कुल ओरल सवाल है, तुरंत आंसर देंगे, तुरंत आंसर। सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं है, आंसर दे। सभी बच्चों के सही आंसर, बहुत बढ़िया, शानदार। सभी बच्चों के सही आंसर। एक गलत आंसर मिल गया, 2Na गलत है। Na। ऑलराइट, चलिए जिन्होंने आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं दिया फिर से मेरे साथ सीखेंगे। यार बेटा मैं बिल्कुल बेसिक सवाल से लेके चल रहा हूं, आप परेशान नहीं हो, आप मेरे साथ सीखें, आपसे सारे सवाल बनेंगे, ठीक है? सभी लोग बस आप टाइप करना बंद करें। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो भैया जो वाटर है उसका वेट कितना है? उसका वेट है 18 ग्राम। बोलो हाँ या ना। तो बोलो नंबर ऑफ मोल कितने? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 1। क्या फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है? नहीं है। क्यों नहीं है? अगर किसी सब्सटेंस का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है इसका मतलब वो 1 मोल है। एक बात तो पक्की हो गई कि इस सवाल में अपने पास वाटर का 1 मोल है, वाटर का 1 मोल है, हाँ या ना? लेकिन सवाल हमसे वाटर के बारे में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ऑक्सीजन एटम के बारे में। क्या आप सब ध्यान से सुन रहे हैं? सवाल हमसे वाटर के बारे में नहीं पूछा है, सवाल हमसे पूछा है ऑक्सीजन एटम के बारे में। अगर किसी सैंपल में 18 ग्राम पानी है तो अपने को बताना है उसमें कितने ऑक्सीजन एटम है। तो मैं क्या कहूंगा, सर एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक ऑक्सीजन एटम है। तो 1 मोल ऑफ वाटर में बोलो कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? 1 मोल ऑक्सीजन एटम, या आप कह सकते हो Na ऑक्सीजन एटम, Na ऑक्सीजन एटम। ऑलराइट बेटा, अगर किसी को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है तो मैं अगली बार से जब क्वेश्चन स्लाइड पे शो करूंगा तो मैं उसे पढ़ भी दूंगा, ठीक है? ऑलराइट, क्या आप तैयार हैं अगले सवाल के लिए? अगले सवाल के लिए क्या आप तैयार हैं? पुराना सवाल भूल जाए, जब आपको हैंडआउट मिलेगा तभी से रिवाइज करना अगले सवाल के लिए। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स present in 4.8 gram ozone. Calculate number of molecules and number of atoms present in 4.8 gram ozone. सरल भाषा में समझाऊं तो अपने पास ओजोन का 4.8 ग्राम है। बताना है कि अगर ओजोन का 4.8 ग्राम है तो बताओ उसमें ओजोन के कितने मॉलिक्यूल हैं, उसमें कितने एटम हैं। ओजोन का एटम नहीं होगा, एटम तो ऑक्सीजन का होगा। तो आपको बताना है टोटल कितने एटम हैं और टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं। बहुत अच्छे, सभी बच्चों का सही जवाब। क्योंकि सवाल बहुत सिंपल है, मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, सभी लोग देखिएगा इसका सॉल्यूशन। वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। यार अपने को वेट गिवन है, वेट कितना गिवन है? 4.8। तो हमारा फर्ज बनता है नंबर ऑफ मोल निकाल लें। नंबर ऑफ मोल के अपने पास 3 फॉर्मूले हैं, चलो वेट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे ओजोन है, ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 48। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 0.1। लो हमारे पास मोल आ गया। यह किसके मोल हैं? ओजोन के।
तो किसके मॉलिक्यूल निकलेंगे? ओजोन के। तो यहां से कहूंगा मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.1 मोल इज इक्वल टू 0.1 Na। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है एटम। तो ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में। पर मेरे पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, मेरे पास है 0.1 Na मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो एक मॉलिक्यूल में 3 है, तो 0.1 Na ओजोन में कितने ऑक्सीजन होंगे? 3 इंटू 0.1 Na ऑक्सीजन एटम। सो आंसर इज 0.3 Na। ऑलराइट, क्या आप तैयार हैं अगले सवाल के लिए? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तुरंत आंसर चाहिए यार, सिंपल है। मैं इस सवाल में तुरंत आंसर चाह रहा हूं। मैं समझा नहीं, किसी बच्चे ने लिखा है राइट हैंड कॉर्नर का बोर्ड विजिबल नहीं है। ये वाला एरिया विजिबल नहीं हो रहा क्या बेटा? ये वाला एरिया? ओके, अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा उसे आप रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, शानदार जवाब। इस सवाल में आपसे पूछा है व्हाट इज द रिलेटिव मास एंड एक्चुअल मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यार बेहद ही आसान सवाल है, बेहद ही आसान है। रिलेटिव पूछा है तो आंसर किस में देंगे? एएमयू में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होगा 74। आपसे पूछा है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सो आंसर विल बी 74 एएमयू। और नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है एक्चुअल, तो आप सबको पता है कि एक्चुअल का आंसर में किसमें देना? ग्राम में। तो आंसर या तो आपका होगा 74 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24, या तो होगा 74 अपॉन Na। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। सच बताऊं, ये बेहद आसान सवाल है, लेकिन फिर भी बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं। मैं देखता हूं आपके बैच में कितने बच्चे गलत आंसर देते हैं, सही तो आप में से बहुत सारे देंगे। सवाल मैं पढ़ के बता रहा हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 34 AMU of NH3। Calculate the number of molecules and number of atoms in 34 AMU of NH3। Number of molecules and number of atoms in 34 AMU of NH3। NH3 का अपने पास 34 AMU है और आपको बताना है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम्स है। इस सवाल का आंसर इतने बच्चे गलत देते हैं, आपको बताऊं मैं। इसका जब पहला ऑप्शन अपन देते हैं 2 मोल, तो बच्चे उसे ही टिक करते हैं। और मैं देख रहा हूं यहां बहुत सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं 2 Na मॉलिक्यूल, 2 मोल, 8 मोल, गलत है यार। ये 34 ग्राम नहीं है, ये 34 ग्राम नहीं है, ये है केवल 34 AMU। दिस इज नॉट 34 ग्राम, दिस इज 34 AMU। एक NH3 का मॉलिक्यूलर वेट है, एक मॉलिक्यूल का वेट है 17 AMU, और यहां पे 34 AMU है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इट मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। 17 2 34 ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये ग्राम नहीं है। अगर ग्राम होता तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते। ये एएमयू है, इसका मतलब यहां पे केवल 2 ही मॉलिक्यूल है। और अगले सवाल में आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो आइए सबसे पहले अपन फोकस करते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। मॉलिक्यूल किसका है? अमोनिया का। इसमें कितने एटम है? इसमें एटम है टोटल 4। किसके किसके? एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो बताओ अपने पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं, सो टोटल एटम विल बी 8।
एक बार दोबारा बता दीजिए। ऑलराइट, सुनिएगा जरा ध्यान से। बच्चे यहां गलती क्या करते हैं, पहले मैं आपको गलती बता दूं, है ना, मिस्टेक। आप मिस्टेक क्या करते हैं पहले वो सुनो। आप देखते हो 34, लिखते हो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आप लिखते हो 34 अपॉन 17, आपका आंसर आ जाता है 2, आप कह देते हो आंसर है 2 मोल। बेटा ये तब तक सच होता जब तक वेट ग्राम में होता। मैंने कहा था कि आप जब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिखते हैं तो याद करिए वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये 34 एमयू है। एमयू कितनी छोटी यूनिट याद करो। और हम एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का मास किस पे लिखते हैं, एएमयू में लिखते हैं। तो ये 34 एएमयू है। ये कहने का मतलब है अमोनिया, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, उसे अपन देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहां बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये एक मॉलिक्यूल है, एक मोल नहीं है। इसका वेट है 17 एएमयू। तो दो मॉलिक्यूल है, तो बताओ इसका वेट कितना होगा, दोनों का वेट कितना होगा, 34 एएमयू ही ना होगा। तो सवाल में 34 एएमयू लिखा है, 34 ग्राम नहीं लिखा है। इज दिस क्लियर? चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत छोटा है और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। बहुत छोटा और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम? हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम? हाउ मेनी, कुछ ना कुछ गलत आंसर देते हैं, दो तीन तो गलत आंसर देते हैं। नहीं, अपने को 100% परफेक्ट चाहिए। मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं, हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम? एक एटम में कितने ग्राम एटम है? कुछ देर पहले, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया, जरा सुनिएगा ध्यान से। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए याद रखो, ग्राम एटम का मतलब मोल है, का मतलब मोल है। सवाल आपसे ग्राम एटम पूछ रहा है, इसका मतलब सवाल आपसे मोल पूछ रहा है। सवाल आपसे कह रहा है कि एक एटम में कितने मोल है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक एटम में कितने मोल हैं। मुझे नंबर गिवन है और मोल पूछा है। मोल निकालने के तीन फॉर्मूले हुआ करते थे, एक वेट वाला, एक वेट वाला, एक वॉल्यूम वाला और एक नंबर वाला। बोलो हाँ या ना। मोल निकालने के तीन फॉर्मूले हुआ करते थे, एक वेट वाला, एक वॉल्यूम वाला, एक नंबर वाला। यहां वेट गिवन नहीं है, यहां वॉल्यूम गिवन नहीं है, यहां नंबर गिवन है। तो हम मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ मोल। और हमसे पूछा क्या है, मोल। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल। 1/n इज द आंसर। क्लियर? अगला सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन आंसर देता है। प्लीज सवाल लिखे नहीं, सवाल अटेम्प्ट करें। आप सबसे आंसर चाहिए, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, आप में स्ट्राइक करने की कैपेसिटी बढ़ेगी फ्रॉम द डे वन। इसी प्रोसेस को आप रिपीट करो कुछ समय तक, यू विल रियलाइज कि ये चीजें आपकी इंप्रूव होंगी। प्लीज क्लास के साथ सवाल जरूर सॉल्व करते चले। सवाल पढ़ के बता देता हूं मैं। द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, ये है ना, ये दिख रहा है आपको डॉट, दिख रहा है क्या, ये जो मैं रेड रेड मार्क कर रहा हूं, दिस, द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस हैज अ मास ऑफ अबाउट 1 माइक्रोग्राम। ये जो डॉट है इसका मास है 1 माइक्रोग्राम का। क्लियर? एज्यूमिंग दैट ब्लैक स्टफ इज कार्बन, मैंने इसे रेड कर दिया, पहले ब्लैक था। एज्यूमिंग दैट ब्लैक स्टफ इज कार्बन, ये जो रेड स्टफ हो चुका है अब, ये कार्बन है, सब मान लो, ठीक है। और इसका वेट कितना है, 1 माइक्रोग्राम। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट एटम्स ऑफ कार्बन नीडेड टू मेक सच अ डॉट। बिल्कुल सरल भाषा में आपको मैं सवाल समझाऊं तो सवाल ये कह रहा है कि ये काला काला डॉट है, ये रेड है, मान लो ये काला है, मान लो ये रेड डॉट है, इसका वेट है 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, इसका वेट है 1 माइक्रोग्राम। तो बताओ इसमें कितने कार्बन के एटम है, तो बताओ इसमें कितने कार्बन के एटम है। बहुत बढ़िया,
बहुत सारे बच्चों के सही आंसर, बिल्कुल लाइन से सही आंसर आता है, परफेक्ट, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। कुछ बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए सवाल आप सबने अटेम्प्ट किया। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको सवाल समझ में नहीं आया? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको सवाल समझ में नहीं आया? से यस और नो। ओके, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए बेटा मैं फिर सवाल पढ़ रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। सवाल ये कह रहा है कि ये जो सेंटेंस लिखा है ना, इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बना दिया है, ठीक है। द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के लास्ट में जो ये डॉट है, ये डॉट है ना, जिसे मैंने रेड मार्क कर दिया आपको दिखाने के लिए। द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस हैज अ मास ऑफ अबाउट 1 माइक्रोग्राम। ये जो रेड रेड डॉट है, जो मैं इसे आपको यहां पे जूम करके दिखा रहा हूं, ये जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है, इसका जो वेट है वो 1 माइक्रोग्राम है। सवाल कह रहा है कि मान लो ये जो ब्लैक स्टफ है, जिसे मैंने अभी रेड कर दिया है ताकि आपको दिख जाए, assuming that black stuff is carbon, ये मानते हुए कि ये जो ब्लैक स्टफ है ये कार्बन का बना हुआ है, क्योंकि इंक में कार्बन होता है ना, तो इसी वजह से assuming that, but this is डिजिटल इंक यहां नहीं है, बट आप मान के चलिए, assuming that black stuff is carbon, calculate approximate atoms of carbon needed to make such a dot। आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन। कितना सिंपल सवाल है, ऐसा ही लग रहा। आपको वेट गिवन है और मोल पूछा है, नंबर पूछा है, तो आप क्या कहोगे, इसका वेट कितना है 1 माइक्रोग्राम, इसे किस में कन्वर्ट करने, ग्राम में। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6, तो वेट हो जाएगा 10 की पावर -6 ग्राम। यस और नो, ये हो गया वेट। लेकिन सवाल हमसे वेट नहीं पूछा है, हमसे नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा है। तो चलो पहले निकाल ले नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट। कौन है, कार्बन। कहां लिखा है, ये लिखा है assuming that black stuff is carbon, इसमें कौन है, कार्बन। किसका एटॉमिक वेट, कार्बन का। कितना होता है 12। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, पर क्या हमसे मोल पूछा है, नहीं। हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम। तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दे, अवोगाड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms is equal to 10 की पावर -6 upon 12 into 6 into 10 की पावर 23। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आप Na को लिख सकते हैं 6 into 10 की पावर 23 ओनली फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 into 10 की पावर 16 और 0.5 into 10 की पावर 17। क्लियर है क्या? चलिए गहरी सांस ले, अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं कौन सही आंसर देता है पहली बार में। पहली बार में कौन सही आंसर देता है, मैं नाम पढ़ रहा हूं, कौन सही आंसर देता है पहली बार में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। सबसे पहले सही आंसर देने वाले बच्चे का नाम है, सबसे पहले जिसने सही आंसर दिया, इतिका त्रिवेदी। सबसे पहला आंसर दिया है किसी दूसरे बच्चे ने, पर उसका आंसर सही नहीं है। लेकिन जो सही आंसर है, सच बताऊं तो किसी का सही आंसर नहीं। सच बताऊं तो किसी का सही आंसर नहीं। अरे वाह, द फर्स्ट करेक्ट आंसर इज तानिया। सबसे पहला सही आंसर दिया है तानिया ने, ठीक है। आप सब कर क्या रहे हैं, आप सब इन दोनों ऑप्शन में टिक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम हो। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 both have same number of atoms। ऑप्शन नंबर 4 both have same number of atoms। ऑलराइट, बहुत ही बेसिक सवाल है कि सच बताऊं, ये सवाल हम लोग अपने टेस्ट सीरीज देते थे और इस सवाल में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। पता नहीं जल्दबाजी में करते हैं या क्यों करते हैं, बट इस सवाल में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आइए देख लेते हैं दोनों में किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो चलिए एटम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में 1 ग्राम ऑफ सीएल लिखा है। देखो 1 ग्राम सीएल नहीं लिखा, 1 ग्राम ऑफ सीएल, ठीक है।
तो 1 ग्राम ऑफ Cl है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट 35.5, राइट। अपने चाहिए नंबर, इसे अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें, Na से, कोई दिक्कत। सेकंड ऑप्शन में आते हैं 1 ग्राम ऑफ Cl2, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 35.5 इंटू 2, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना यार। क्या आप सब सुन रहे हैं? लिखने मत पढ़िए, लिखिए मत, पहले सुनिए, न्यूमेरिकल्स लिखिए मत सुनिए। Cl2, तो Cl2 2 क्लोरीन है, 35.5 इंटू 2, ये क्या है, मोल है। किसके मोल है, Cl2 की। लेकिन सवाल हमसे मोल नहीं पूछ रहा है, मॉलिक्यूल हमसे क्या पूछ रहा है, एटम। तो चलो पता करते हैं कि इतने मोल में कितने एटम हैं। चलो पता करते हैं इतने मोल्स ऑफ Cl2 में कितने एटम हैं। तो एटम ऑफ Cl in Cl2 is equal to 1 upon 35.5 into 2 सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया यार, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 2, तो इतने में कितने एटम इंटू 2, और साथ में आपको कर देना है इंटू Na, ताकि नंबर आ जाए। तो ये आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन 35.5 इंटू Na। आप देख सकते हैं क्लियर कट, ये दोनों ही नंबर सेम है, इसका मतलब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम है। ऑल राइट, अगला सवाल बेहतरीन, देखते हैं सबसे पहले सही जवाब किसने देता है। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब किसने दिया है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, विच ऑफ द which of the following have maximum number of atoms? Which of the following have maximum number of atoms? Which of the following have maximum number of atoms? आंसर आ चुका है बहुत पहले, एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, शिवानी बेटा ने दिया है, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने सही दिया, बहुत सारे बच्चों ने, पर अगेन मैं सबसे पहले की बात कर रहा हूं, है ना। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत अच्छे हैं आप। चलिए देखिए, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो एक काम करते हैं, सभी में नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कितना मोल आ गया 4। तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें, ये हाइड्रोजन के मोल्स आए। अब एटम निकाल लेते हैं, तो एटम्स एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 2, कितने मोल है 4, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, एटम को कन्वर्ट कर दिया Na से मल्टीप्लाई करके 8 Na आ गया। तो पहले ऑप्शन में कितने एटम है बच्चों, 8 Na। आइए देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में फिर से वही फॉर्मूला लगाया अपन ने, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना मोल आया 1, और हमसे पूछा मॉलिक्यूल नहीं, क्या पूछा है, एटम। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 2, तो एक मोल में कितने एटम, 2 मोल, ये 2 मोल है। इसे कन्वर्ट कर दे नंबर में, तो 2 इंटू Na। सेकंड ऑप्शन में कितना, 2 Na। आइए देखते हैं थर्ड ऑप्शन। अगेन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहां पे कितने एटम आए, 2 Na। फोर्थ ऑप्शन कितने एटम आए, 3 Na। आप क्लियर कर देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, एंड आंसर इज 8 Na। आंसर इज 8 Na। एक बच्ची ने मैसेज किया है, सर प्लीज रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन। बेटा देखो, हमेशा जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें ध्यान दीजिए, जो सवाल पहले छूट जाए उसके पीछे मत परेशान हो। क्यों, जब नेक्स्ट क्लास होगी, मैं क्लास के बाद आपसे हैंडआउट शेयर करूंगा, सभी लोग सुन लीजिए, क्योंकि अभी आप एक मेथड में ढल रहे हैं, तो इस मेथड में ढलो, है ना। जैसे मान लो कोई सवाल आपसे नहीं समझ में आया या छूट गया, आप सवाल नहीं देख पाए, नेटवर्क चला गया, सो मेनी थिंग्स कैन हैपन। तो परेशान मत हो, सवाल के पीछे परेशान मत हो। मैं लास्ट में हैंडआउट शेयर करता हूं, ठीक है, कल भी किया था, आज भी करूंगा, वहां सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, आप उस सवाल को वहां देखना। फिर भी नहीं समझ में आता तो जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, सबसे पहले मुझसे वो सवाल पूछना, ठीक है। लेकिन जो सवाल डिस्कस हो रहा है पहले उसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, मैं एक एक सवाल के कई सारे तरीके डिस्कस करूंगा, कई सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, तो इट्स बेटर यू सिंक्रोनाइज विद दिस मेथड। क्लियर है क्या। तो जो छूट जाए उसके पीछे परेशान मत हो। अभी इस सवाल को देखो जो मैंने डिस्कस किया, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर।
तैयार है अगले सवाल के लिए? अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। ये जो सवाल है मैं चाहूंगा इस सवाल का आंसर मुझे तुरंत मिले, सवाल बिल्कुल ओरल है, फिर भी आप फॉर्मूले लगाएंगे, अच्छी बात है। कैलकुलेट, मैं सवाल पढ़ के बता रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in 2.8 liter of hydrogen at STP. Calculate number of hydrogen atoms in 2.8 liter of hydrogen at STP. बेटा STP की कंडीशन है, आपसे हाइड्रोजन एटम का नंबर पूछा है, उसका वॉल्यूम दिया है 2.8 लीटर। कंडीशंस हो सकती हैं ऐसी, ये सवाल ही गलत हो, लेकिन फिलहाल अभी आपको गैस का एग्जिस्टेंस मानना है, आपको बिल्कुल अपने मेथड से मोल पता करके आंसर बताना है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है कुछ कि ये कंडीशन है वो है। अभी फिलहाल आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। एक बार सभी लोग देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं और कोशिश करिएगा इसे आप याद कर लो, ठीक है? सभी लोग एक बार देखिएगा अपनी स्क्रीन पे, देखो यार 22.4 लीटर, सभी लोग स्क्रीन देखिएगा, प्लीज टाइप करना बंद करिए। 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, कंडीशन एसटीपी की है ना यार, इसे आप याद कर लो क्योंकि अक्सर गैसेस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यही नंबर रिपीट होता है। 22.4 लीटर यानी कि 1 मोल, 22.4 का आधा 11.2 यानी कि हाफ मोल, 11.2 का आधा यानी कि 5.6, तो इसका भी आधा मतलब 1/4 मोल, इसे याद करो आप। 5.6 का आधा यानी कि 2.8, तो कितना? इसका भी आधा मतलब 1/8 मोल। इस नंबर को आपको याद रखना है, इसे सॉल्व नहीं करना पड़े। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे कहेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो कहेंगे 2.8 अपॉन 22.4 विच कम्स आउट 1/8, मतलब कितने मोल हो गए 1/8। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इस नंबर को याद रखें, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं इन्हीं नंबर्स पे आते हैं, कभी 2.8 है तो कभी 0.28 होगा, तो कभी 0.56 होगा, कभी 5600, इसी में घूमता रहता है, पर नंबर यही होता है, ठीक है? तो इसे पहले याद कर लिया। ऑलराइट, तो हमने हाइड्रोजन के मोल निकाल लिए, हमने हाइड्रोजन के मोल निकाल लिए। सवाल हमसे हाइड्रोजन के मोल नहीं पूछा है, हमसे हाइड्रोजन के एटम पूछा है, ठीक है क्या? ये किसके मोल है? ये हाइड्रोजन के मोल है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? एटम का नंबर। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। H2 के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो 1/8 मोल ऑफ H2 में होगा 2 into 1/8 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बोले तो 1/4 मोल, बोले तो 1/4 Na ऑफ हाइड्रोजन। सो आंसर विल बी Na/4, और आप कह सकते हैं 0.25 Na। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। For 4.4 into 10 to the power minus 19 gram of CO2, calculate number of molecules and volume at STP. इस सवाल का जवाब किसी भी एक बच्चे गलत नहीं होना चाहिए। 4.4 into 10 to the power minus 19 grams of CO2, calculate number of molecules and volume at STP. नम्रता ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, कई सारे बच्चों के सही आंसर है। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको यह सवाल समझ में नहीं आया होगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा
जिसको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, यार अपने को वेट गिवन है, अपने से मॉलिक्यूल पूछा है, करना क्या है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर -20। आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम, एसटीपी पर कितने मोल्स आ गए। आपको पता है n इक्वल टू वी अपॉन 22.4, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 22.4, तो कितने मोल, 10 की पावर -20 इंटू 22.4 लीटर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यह सवाल इतना आसान है कि जो बच्चे इस सवाल को फॉर्मूले से करते हैं उन्हें समय लगता है, और जो बच्चे इस सवाल को देख के आंसर देते हैं उन्हें तुरंत आंसर मिल जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, 1 सेकंड में भी आंसर आता है और 2 मिनट में भी आंसर आता है। मुझे 1 सेकंड वाला आंसर चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलिए एक बार मेरे साथ, जिन लोगों का आंसर आ गया, आप में से सभी के आंसर सही हैं, सभी के आंसर सही हैं। क्लास होती तो अपन डिस्कस भी नहीं करते सवाल को, बट फिलहाल मैं कर लेता हूं ताकि किसी भी एक बच्चे का ना छूटे। 2.24 लीटर 6.4 ग्राम, 2.24 का 10 टाइम्स, 2.24 का 10 टाइम्स होता है 22.4 लीटर। 2.24 का 10 टाइम्स होता है 22.4 लीटर। इसको भी मल्टीप्लाई किया 10 से, तो भैया इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो बन जाएगा 64 ग्राम। मतलब ये वो जो अननोन गैस है उसके 22.4 लीटर का वेट है 64 ग्राम। पूरी दुनिया जानती है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, और 1 मोल का जो वेट होता है वही मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसका मतलब जो 64 ग्राम है ये उस अननोन गैस का मॉलिक्यूलर वेट है। सोचो इन चारों में से किसका मॉलिक्यूलर वेट 64 है, एंड द करेक्ट आंसर इज SO2। वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। If 3 into 10 की power 20 molecules are removed, if 3 into 10 की power 20 molecules are removed from 63 milligram of HNO3, then remaining number of moles of HNO3 are, then remaining number of moles of HNO3 are। आप में से ऐसा कोई भी बच्चा ना हो, पता क्या होता है, कुछ बच्चे सवाल पढ़ते हैं और वो कहते हैं यार अपने से बन जाएगा, रहने दो, ये गलती मत करिएगा बेटा, ये गलती मत करिएगा। यू आर वेरी लकी कि पहले दिन से आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स में आपकी ऐसी कमांड आएगी, आपको मजा आएगा। लेकिन प्लीज क्वेश्चन देख के आप ये ना कहो मुझसे बन जाएगा, गलत। आप सवाल को सॉल्व करो, करेक्ट आंसर आने तक ना रुको, भले ही सवाल कितना भी आसान हो, भले ही सवाल कितना भी मुश्किल हो, करेक्ट आंसर तक ना रुको। आपसे पूछा है कि रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, है ना। इसे मैं अगर डायग्राम की शक्ल में समझाऊं तो कुछ ऐसा सवाल है। अपने पास एक सैंपल है, इस सैंपल में HNO3 का 63 मिलीग्राम पहले से है, और इसमें से हमने कुछ रिमूव कर दिया है ना, तो माइनस लिख देता हूं। जो रिमूव किया वो रिमूव किया 3 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतना अपन ने रिमूव किया, पहले इतना था, इतना हमने रिमूव कर दिया। बताओ कितना बच गया। ये तो बचपन का सवाल हो गया। 10 रेड बॉल्स थी, उसमें से 5 रेड बॉल्स रिमूव कर दी, बताओ कितनी रेड बॉल बची। बस फर्क इतना है, अब वही सवाल मोल की शक्ल में आ चुका है। बिल्कुल सही, आप में से बहुत सारे सही आंसर दे रहे हैं। सॉल्यूशन, इस सवाल का जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, एंड द करेक्ट आंसर इज 0.5 इंटू 10 की पावर -3। 0.5 इंटू 10 की पावर -3। 0.5 बस नहीं बेटा, 0.5 इंटू 10 की पावर -3। एक बच्चे ने पूछा सबसे पहले किसने दिया। हर बार सबसे पहले देख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं सबसे पहले सही आंसर किसने दिया।
सबसे पहले सही आंसर दिया श्रेया गुप्ता ने। श्रेया गुप्ता ने सबसे पहले सही आंसर दिया 0.5 इंटू 10⁻³ ऑलराइट। देखिए यार हमने किया क्या इस सवाल में, अगर समझा दूं मैं। हमारे पास HNO3 का 63 मिलीग्राम था, तो 63 मिलीग्राम, सभी लोग सुनिएगा, 63 मिलीग्राम को अपन ने कन्वर्ट कर लिया मोल में। तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻³। तो 63 मिलीग्राम मतलब 63 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 63, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3। इसे सॉल्व किया तो आ गया 10⁻³। मतलब पहले से इस बॉटल में 10⁻³ मोल ऑफ HNO3 थे। इसमें से हमने 3 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो ये किसमें पता चल गया अपने को, मोल में। तो ये भी किसमें पता करें, मोल में। एक नियम होता है, सेम यूनिट में से सेम यूनिट को माइनस करिए, सेम यूनिट में से सेम यूनिट को ऐड करिए। तो इसे अपन ने किसमें कन्वर्ट किया है, मोल में। तो इसे भी किसमें कन्वर्ट करना होगा, मोल में। तो 3 इंटू 10⁻20 को हमने मोल में कन्वर्ट किया, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया, तो आ गया 0.5 इंटू 10⁻³ पहले इतना था, पहले इतना था, उसमें से इतना हमने रिमूव कर दिया। पहले इतना था, उसमें से इतना हमने रिमूव कर दिया। तो बताओ कितना बच गया, दोनों को माइनस कर दिया, आंसर 0.5 इंटू 10⁻³ मिल गया। एक बच्चे ने कहा है सर क्या ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, सेलेक्टेड है, जहां आप गलती करते हैं, जहां आप परेशान होते हैं, वो सवाल है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। 4.2 मिलीग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, 4.2 मिलीग्राम ऑफ। एक बच्चे ने पूछा सर ये सारे क्वेश्चन नोट्स में करने, मैंने पहले ही कहा बेटा सवाल नोट्स में मत लिखिए, मैं आपसे हैंड आउट शेयर करूंगा, वहां सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ अपने पास रख लेना। यू डोंट नीड टू राइट क्वेश्चन, प्लीज मेरे साथ बस आप सवाल सॉल्व करो, सवाल सॉल्व करो। मैं आपके अंदर एक्यूरेसी, स्पीड को डेवलप करना चाहता हूं, न्यूमेरिकल्स के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता हूं। क्वेश्चंस लिखने में टाइम मत गवाओ, मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये सारे सवाल आपको हैंड आउट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। पिछली क्लास के जिनके नहीं मिले मैं अभी फिर से शेयर कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। अभी बस आप सवाल सॉल्व करने में ध्यान दो, आंसर सही निकालने में ध्यान दो। 4.2 milligram of nitride ion. Calculate number of ions, number of electrons and protons. दो पार्ट है सवाल के, बहुत सारे बच्चों के सही आंसर आ चुके हैं और इसका सही आंसर आपके सामने लिखा है। चलिए इसे मैं सॉल्व भी कर देता हूं। 4.2 मिलीग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, ठीक है। तो नाइट्राइड आयन का 4.2 मिलीग्राम है, तो सबसे पहले अपन वेट को किसमें कन्वर्ट करने, ग्राम में। तो 4.2 इंटू 10⁻³ ये आ गया ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर, तो यहां से अपने सामने मोल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 10⁻⁴। ये किसके मोल्स आए, नाइट्राइड आयन। ये किसके मोल्स आए, नाइट्राइड आयन के। तो आयन कितने हो गए, 10⁻⁴। आयन कितने हो गए, 10⁻⁴। फिर आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले अपन फोकस करते हैं एक आयन पे, ये है नाइट्राइड आयन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए बेटा, 7। इसका मास नंबर होता है 14, इसका मतलब न्यूट्रॉन भी कितने हो गए, 7। लिखा हुआ है N3 माइनस, 3 माइनस है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, ये जो मैं कह रहा हूं मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। आप पहली बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एडिशन नहीं समझ रहे हैं, क्लियर है क्या। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। कितने प्रोटॉन थे, 7। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। 3 माइनस है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और है। सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। 7 + 3 = 10। 7 + 3 = 10, ठीक है क्या। तो ये हो गया हमारे सामने इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर।
अपने पास मोल पता है, मोल से हमें बताना है नंबर, तो आपके सामने जो डिटेल सॉल्यूशन है वो ये रहा। ठीक है क्या? जब भी आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या किसी भी एटम का नंबर पूछे, हमेशा एक एटम को फोकस किया करिए। दिस इज द डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओ सॉरी, शायद मैंने 42 लिख दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये N3 माइनस है। ठीक है, ये N3 माइनस है, नाइट्राइड आयन है ना, एक नाइट्रोजन है। सॉरी, ये N3 माइनस नहीं है, ये है N3 माइनस। ठीक है क्या? हाँ, ये ऐसा लिखा हुआ है, एक्चुअली में 3 ऊपर है इस वजह से। तो एटॉमिक मास इसका आएगा 14, सॉरी, तो 4.2 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 14, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 4। So number of moles of nitride ion is 3 into 10 की पावर minus 4. फर्स्ट पार्ट का आंसर नंबर ऑफ आयन, इसका आंसर है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो अपने से पूछा है नंबर ऑफ आयंस। ठीक है क्या? तो मोल कितने हुए? 3। अपने से पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल कितने हुए? 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1.8 इंटू 10 पावर 20। 1.8 into 10 power 20 is the number of electron. एटम एक ही है, बिल्कुल सही, एटम एक ही है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन का नंबर पहले एक आयन में निकाल लिया, कितना हुआ? 7। हमारे पास कितने सारे मोल्स हैं? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 7। सवाल में 3 पार्ट पूछा है, एक बार सभी लोग फिर से देखिएगा। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार सभी लोग टाइप करना बंद करिए, टाइप करना बंद करिए। एक बार सभी लोग फिर से देखिएगा, जिनसे बन गया है वो लोग नहीं देखे, जिनसे नहीं बना उनके लिए फिर से देखिएगा एक बार। बेटा अपने पास नाइट्राइड आयन के 4.2 मिलीग्राम है, N3 माइनस के 4.2 मिलीग्राम है, इसका वेट कितना हो गया? 4.2 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट। ये मॉलिक्यूल नहीं है, एटम है। इस फॉन्ट की वजह से कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है, जो मुझे भी लगा पहली बार, ये N3 माइनस लिखा, ये N3 माइनस नहीं है, ये है N3 माइनस, राइट? सो इसका एटॉमिक वेट कितना है? 14। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से आ जाएंगे 3 इंटू 10 पावर माइनस 4। ये किसके मोल्स आए? N3 माइनस के। तो आयंस कितने हुए? 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल्स। इसे आप अगर नंबर में कन्वर्ट करो कितना होगा? 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू Na। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? तो सबसे पहले एक आयन में निकाल लें, इन वन आयन। एक आयन में इलेक्ट्रॉन का नंबर है 10, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन का नंबर है 10, ठीक है क्या? एक आयन में हमारे पास कितने आयन हैं? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10। क्लियर? उसी प्रकार से थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है प्रोटॉन। क्या पूछा है बेटा? प्रोटॉन। तो एक आयन में कितने प्रोटॉन हैं? 7। एक आयन में कितने प्रोटॉन हैं? 7। और हमारे पास कितने मोल हैं? 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल। क्लियर? तो टोटल प्रोटॉन इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल है, तो एवोगैड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, साथ में 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? आयंस फर्स्ट पार्ट पूछा था, इज दिस क्लियर? ठीक है,
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डाउट है तो कैसे पूछें। आप मेरा नंबर भी लिख सकते हैं डाउट के लिए। अगर कोई डाउट होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो नंबर रहेगा 7073125207। आप इस नंबर पे अपने डाउट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे अपने डाउट मैसेज कर सकते हैं। अगर कभी कोई हैंडआउट नहीं मिलता है तो आप मुझे अलग से मैसेज करना, मैं हैंडआउट भी इस नंबर पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीन पे मैंने मेरा नंबर शेयर किया है 7073125207। कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा। 7073125207। ओके, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आप इसे होमवर्क में नोट कर लें। इसी के साथ आप नेक्स्ट क्लास का होमवर्क भी लिखिएगा। एक ये सवाल रहेगा होमवर्क में, एक ये सवाल रहेगा होमवर्क में, और ये सवाल भी रहेगा होमवर्क में। ये जो सवाल मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूं ये आपके नेक्स्ट क्लास के होमवर्क के लिए है। ये 3 सवाल एज अ होमवर्क है। इसी के साथ आप नेक्स्ट क्लास का होमवर्क भी लिख लीजिएगा सभी लोग। 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। मैं नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे रहा हूं बेटा। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम स्लाइड। दूसरा होमवर्क रहेगा बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट, और तीसरा होमवर्क रहेगा रिवाइज लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 फ्रॉम हैंड आउट। हैंड आउट से आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रिवाइज करना है। खास करके बेसिक बातों को रिवाइज करना है, सभी सवालों को रिवाइज करना है। क्लियर? तो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे दिया है। 3 क्वेश्चन, बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट, रिवाइज लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 फ्रॉम हैंड आउट। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज से होमवर्क देंगे, अभी फिलहाल इतना करना है। ठीक है क्या? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप सबने होमवर्क लिख लिया? से यस और नो? एक बच्चे कह रही है सर बिगिनर बॉक्स कहां है? बेटा मॉड्यूल में है। बेटा वो सारी स्लाइड आपको होमवर्क के तौर पे हैंडआउट मिलेगी। जो 3 क्वेश्चन हैं उनकी स्लाइड होमवर्क मिलेगी। अभी शो कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है क्या? ओके, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक था अपना न्यूमेरिकल्स, और हमने कुछ मोल पे न्यूमेरिकल किए। अभी न्यूमेरिकल्स अपन ने स्टार्ट किया है। बहुत सारे सवाल हैं और आप इसी तरीके सवाल करते रहे। अभी आप सबने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से जितने बच्चे ऑनलाइन हैं सब के सब ने क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने मॉड्यूल कहां है सर? मॉड्यूल मिल जाएगा बेटा, डोंट वरी। वो आपके बीपीएमएस अकाउंट पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया है तो। और अगर नहीं आया है तो अभी मॉड्यूल से होमवर्क नहीं करना है, आ जाएगा, डोंट वरी। सो मैं कह रहा था कि अभी न्यूमेरिकल्स आ चुका है। एक बच्चे ने कहा तो आप प्लीज अपने बीपीएमएस अकाउंट पे चेक कर लें। अभी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, करेंगे। जिन लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं किया प्लीज क्लास के साथ न्यूमेरिकल करिए। ठीक है, यहां तक बात थी एटॉमिक मास पे, मोल पे कैसे बनते हैं। अब आता है हमारे सामने एक नेक्स्ट टर्म, दैट इज वेपर डेंसिटी। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वेपर डेंसिटी आने के पहले एक चीज को समझते हैं। आपसे कहा जाता है डेंसिटी, ठीक है? तो डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम। आई होप आप सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सही बात है। लेकिन मैं आपसे आज 3 डिफरेंट तरह की डेंसिटी पे बात कर रहा हूं। सबसे पहली डेंसिटी है वेपर डेंसिटी, दूसरी है रिलेटिव डेंसिटी, और तीसरी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप सब डेंसिटी को जानते हैं, लेकिन मैं आपसे 3 डिफरेंट डेंसिटी पे बात कर रहा हूं। सबसे पहली डेंसिटी है वेपर डेंसिटी, दूसरी है रिलेटिव डेंसिटी, और तीसरी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मजे की बात यह है ये तीनों कहीं ना कहीं डेंसिटी से रिलेटेड है। ये तीनों कहीं ना कहीं डेंसिटी से रिलेटेड है।
फिर भी इनकी यूनिट में डेंसिटी नहीं है। वेपर डेंसिटी की यूनिट डेंसिटी की नहीं है। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब या ऐसा कुछ। लेकिन वेपर डेंसिटी कोई यूनिट नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई यूनिट नहीं है। तो मन में सवाल आता है कि सर आखिर ये है क्या? तो चलिए आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वेपर डेंसिटी क्या है। अगर नाम से सोचा जाए तो बच्चा कहता है वेपर डेंसिटी का मतलब है वेपर की डेंसिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। वेपर डेंसिटी इज नॉट ओनली द डेंसिटी ऑफ वेपर। बेसिकली वेपर डेंसिटी डेंसिटी का रेशियो है। सर किस डेंसिटी का रेशियो है? ये किसी भी गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी का रेशियो है अंडर सिमिलर कंडीशन। वेपर डेंसिटी में नाम है डेंसिटी का, पर ये डेंसिटी नहीं, डेंसिटी का रेशियो है और इसकी यूनिट में भी डेंसिटी नहीं है। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस फला गैस का वेपर डेंसिटी बताओ, तो आपको समझ जाना है कि सवाल आपसे पूछ रहा है कि उस गैस की डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी। क्लियर? ये होता है वेपर डेंसिटी। अब इसी को थोड़ा सा हम डिफरेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। लिखा है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मान लेते हैं कंडीशन एसटीपी की है, मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स 1 है, मान लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। तो लिख दूंगा मैं मास अपॉन वॉल्यूम। हाइड्रोजन के लिए भी क्या लिख दूंगा? मास अपॉन वॉल्यूम। कंडीशन किसकी है? एसटीपी की। मोल कितने हैं? 1। तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। 22.4 मतलब ये 22.4 इस 22.4 से कट जाएगा। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बदल के मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसा भी तो कह सकता हूं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन 2। तो अपने सामने वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में एक रिलेशन आ गया। अगेन ये तीन टर्म्स हैं, वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसमें से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेपर डेंसिटी की। वेपर डेंसिटी के नाम में डेंसिटी है, पर ये डेंसिटी नहीं है, ये डेंसिटी का रेशियो है। वेपर डेंसिटी के नाम में डेंसिटी है, पर इसके यूनिट डेंसिटी की नहीं है, क्योंकि डेंसिटी का रेशियो है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बाय 2। मतलब आप वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट से वेपर डेंसिटी को रिलेट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि मैंने कहा, जो वेपर डेंसिटी है वो एक यूनिटलेस टर्म है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ऐसा क्यों है आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो डेंसिटी का रेशियो है। आजकल ऐसे ही सवाल अपने एग्जाम में आ रहे हैं। इन्हीं बेसिक बातों को ध्यान रखना है। ऐसे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं जिनको लगता है कि वेपर डेंसिटी की यूनिट डेंसिटी की होगी। बेटा ये डेंसिटी नाम में जरूर है, पर ये डेंसिटी नहीं, ये डेंसिटी का रेशियो है। सो याद रखें, वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस टर्म बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी। ये एक फैक्ट है, अगर याद रख पाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। जो बच्चे बहुत जल्दी सब कुछ याद कर लेते हैं उनके लिए मैंने एक फैक्ट बता दिया है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल सवाल आ रहे हैं उसके लिए। कि एट एनटीपी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 9 into 10⁻⁵ ग्राम पर ml। ठीक उसी प्रकार से है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मतलब किसी के कंपैरेटिव। जब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस ए विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ गैस बी। कोई भी दो सब्सटेंस, ये सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस बी है, मैं सब्सटेंस ए की डेंसिटी और सब्सटेंस बी की डेंसिटी का रेशियो निकाल दूं, इसे मैं कहूंगा ये रिलेटिव डेंसिटी है। लेकिन अगर यही डेंसिटी, यही बी हाइड्रोजन गैस होता, क्या होता? हाइड्रोजन गैस, तो अब यही रिलेटिव डेंसिटी कहलाता वेपर डेंसिटी। तो यही क्या मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? क्या मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? ऑलराइट, सबको क्लियर आ रही बेटा, सबको क्लियर आ रही है, ठीक है। वीडियो भी क्लियर आ रहा है, फाइन फाइन। तो
रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी का मतलब अपन ने सीखा, ये दोनों टर्म्स दिमाग में रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यार एक बात बताऊं मैं आपको, रिलेटिव डेंसिटी में नाम डेंसिटी का है, वेपर डेंसिटी में नाम डेंसिटी का है, लेकिन फिर भी ये डेंसिटी का रेशियो है, ये भी डेंसिटी का रेशियो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में तो नाम भी डेंसिटी का नहीं है और ये भी डेंसिटी का रेशियो है। किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अपने सामने तीन टर्म आ चुके हैं। जब डेंसिटी हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में हो उसे हम लोग कहते हैं वेपर डेंसिटी, जब डेंसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में हो उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, और जब डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में हो उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इज दिस क्लियर? तो ये था हमारे सामने तीन टर्म, और यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। इस मोड पे अपने सारे कुछ और न्यूमेरिकल है, तो क्या कुछ और न्यूमेरिकल करना चाहेंगे? दो न्यूमेरिकल और, दो न्यूमेरिकल और, क्या आप रेडी हैं? तो आपके सामने लिखा है पहला सवाल बेटा, पहला सवाल। अगेन न्यूमेरिकल लिखने की कोशिश ना करें, इसका आंसर दें। द फॉर्मूला ऑफ अ हाइपोथेटिकल गैस इज N2X. And its vapor density is 70. Find X. बहुत अच्छे, शानदार। 10 कहां से आ रहा है बेटा? 10 नहीं आ रहा है, 112। कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं? कैलकुलेटर बाहर से मंगवाया है क्या? 70, 140, ओके, ऑल राइट। सवाल आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यार, द फॉर्मूला ऑफ अ हाइपोथेटिकल गैस इज N2X, ठीक है, एंड इट्स वेपर डेंसिटी 70। वो जो भी हाइपोथेटिकल कंपाउंड है N2X, उसका वेपर डेंसिटी गिवन है, वेपर डेंसिटी कितना गिवन है? 70। और हम सब जानते हैं वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 140। मॉलिक्यूलर वेट आ गया 140, किसका आया? N2X का। तो N2X मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? 28 इंटू एक्स ही तो लिखूंगा ना। तो 28x इज इक्वल टू 140। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 140 अपॉन 28। कितना आएगा? इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 140 अपॉन 28, तो आ जाएगा आंसर 10। कहां से आ रहा है बेटा? इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। परफेक्ट। एक और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। इस बार इस सवाल का आंसर मुझे आप सबसे चाहिए, आप सबसे इस सवाल का आंसर चाहिए। अ हाइड्रोकार्बन CnH2n+2, है ना, ये एक्चुअली में ऐसे लिखा हुआ है CnH2n+2 has vapor density 29. What is the value of N? A hydrocarbon CnH2n+2 has vapor density 29. Vapor density 29. What is the value of N? जब तक आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? एक हाइड्रोकार्बन है, उसकी वेपर डेंसिटी गिवन है, आपसे N पूछा है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड बेटा। ऑलराइट, देखिए करना कैसे है। हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2, है ना, तो अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट अपने फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? 12n प्लस हाइड्रोजन है तो लिखेंगे 2n+2। सही है क्या? सही है क्या? इस कंपाउंड का जो हाइड्रोकार्बन है वो हम लोग लिखेंगे 12n प्लस 2n+2, राइट। तो ये हो जाएगा 14n+2। इसका वेपर डेंसिटी दे रखा है 29। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 58।
बिल्कुल सही। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट आ गया 58। इक्वेट कर दे 14n + 2 = 58। तो यहां से अपने पास आ गया 14n, सॉरी 58, सॉरी 58। तो यहां से अपने पास आ गया 14n = 56। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? कितने लोगों का आंसर आ गया? रेज योर हैंड। कितने लोगों का आंसर आ गया? रेज योर हैंड। जितने लोगों का आंसर आ गया वो अपने हाथ खड़े करें। ऑल राइट। सो n = 4। ठीक है, आप अगला सवाल लिखें। ये था सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, सवाल को लिखें और तब तक मैं आपके लिए हैंड आउट प्रिपेयर कर लूं। ठीक है, इस सवाल को लिखें जब तक मैं हैंड आउट प्रिपेयर करूं। सभी लोग पहले सवाल को लिखें और आंसर देने की कोशिश करें। अगला सवाल है, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 11.2। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 11.2। The volume occupied by 11.2 gram of this gas at STP is। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 22.4 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 11.2 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 1 लीटर और चौथा ऑप्शन है 2.25 लीटर। मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूं। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 11.2। The volume occupied by 11.2 gram of this gas at STP is। ठीक है, तो आप सवाल लिखें, तब तक मैं आपके लिए हैंड आउट प्रिपेयर कर लेता हूं। जैसे ही हैंड आउट प्रिपेयर करूंगा मैं आपसे आंसर पूछूंगा। उससे पूछ रहे हैं वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 11.2 ग्राम ऑफ दिस गैस इज। तो यार वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है? वेपर डेंसिटी दे रखा है 11.2। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 22.4। बोलो हाँ या ना। तो मॉलिक्यूलर वेट है और आपसे क्या पूछा है? 11.2 ग्राम। तो 11.2 ग्राम मतलब इसका हाफ, इजंट इट? 22.4 का हाफ कितना? 11.2 ग्राम। इसका मतलब कितने मोल? हाफ मोल। तो हाफ मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 11.2 लीटर। क्यों? एक मोल का कितना होता है? 22.4। तो हाफ का कितना होगा? 11.2 लीटर। सो आंसर इज 11.2 लीटर। राइट, आंसर इज 11.2 लीटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच।